प्लेटो में हम आदर्श राज्य का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है। प्लेटो का आदर्श राज्य। रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भवन निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा एवं साम्यवाद के सिद्धांत का आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। आदर्श राज्य की बागडोर वह ऐसे दार्शनिक शासक के हाथ में सौंपता है जिनमें सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं, अर्थात वे विवेकशील, सर्वद्रष्टा तथा परम सत्य के गुणों से युक्त शासक होते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध। अपने आदर्श राज्य के निर्माण का प्रारंभ प्लेटो ने व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति पर विचार करते हुए लिखा है। राज्य तथा व्यक्ति दो पर्यायवाची शब्द हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। प्लेटो का मत था कि वह राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, लेकिन उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। प्लेटो को राज्य की चेतना में तथा व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास हुआ है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि व्यक्ति और राज्य के न तो उद्देश्य में अंतर है और न ही उनके हितों में किसी प्रकार का विरोधाभास है। उसके मतानुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन के महत्तम उद्देश्य हैं। अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है। यह प्लेटो की मान्यता है। आदर्श राज्य के निर्माण में 3 वर्ग। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के विकास चरणों में 3 ऐसे वर्गों का विकास हुआ है जिनके कंधों पर आदर्श राज्य का भार डाला जा सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले ये 3 वर्ग उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग क्रमशः राज्य की आत्मा के 3 गुणों क्षुधा, उत्साह तथा विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 2 वर्ग सैनिक तथा दार्शनिक शासक को प्लेटो ने राज्य का संरक्षक माना है। इसका कारण यह है कि राज्य का विवेक राज्य के उत्साह की सहायता से राज्य के संरक्षण की जिम्मेदारी को समुचित रूप से निभा सकता है। प्लेटो का मानना है कि राज्य के इन 3 वर्गों को अपने गुणों के अनुरूप ही कार्यों का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार उसके आदर्श राज्य की एक विशेषता कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई है। चूँकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर इन 3 वर्गों को अपना अपना कार्य दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना करना होता है। इसलिए न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य के वर्गीकरण को तथा कार्य विभाजन को सुचारू रूप से कायम रखता है। इस गुण की उपस्थिति के कारण ही राज्य के विभिन्न वर्ग
अपने अपने कार्य क्षेत्रों तक अपनी कार्रवाइयों को सीमित रखते हुए अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं प्रशिक्षण के आधार पर निश्चित हुए कार्यों को पूरी तमनीयता एवं लगन से संपन्न करते हैं एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। प्लेटो की दृष्टि में वह राज्य न्याय पर आधारित है जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों से अपने जिम्मे के कार्य संपन्न करते हैं। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ। यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला पर है तो शिक्षा योजना तथा साम्यवादी सिद्धांत आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं। उसने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि रूसो ने इसे राजनीतिक विषयक ग्रंथ ने मानकर शिक्षा विषयक एक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ माना है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य संपन्न करते रहने की प्रेरणा देगी। राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदला जा सकता है। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्लेटो जोर देता है। शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा स्त्री एवं पुरुषों के लिए एक प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है। शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। वह शिक्षा द्वारा प्रजनित भावनाओं को दृढ़ करने एवं उनको क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से ही आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके बाह्य परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनका अनिष्टकारी प्रभाव मानव के हृदय पटल पर पड़ता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वह अन्य बाह्य परिस्थितियों को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहता था, जो मानव समाज के नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली दुर्गम चट्टानें सिद्ध हो सकती है। व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार प्लेटो की एक ऐसी ही विशाल चट्टानें हैं जिन पर प्रहार करके उसमें अपने आदर्श राज्य के या आदर्श राज्य की नींव सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक वर्ग को प्रदान करता है। दार्शनिक शासक सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी, ज्ञानी और निर्लोभी होते हैं। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य में शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए, जो कंचन और कामनी से दूर रहते हुए शासन का संचालन करें। राज्य के कल्याण के साथ वह अपना कल्याण एवं राज्य के अहित के साथ अपना अहित जुड़ा हुआ मानता है। प्लेटो उसे विवेक का प्रेमी और नगर का सच्चा तथा अच्छा संरक्षक मानता है। दार्शनिक शासक उसे समस्त गुणों का आगार प्रतीत होता है। उसके अनुसार दार्शनिक सर्वकाल तथा सर्वसत्ता का दृष्टा है। इस प्रकार के सर्वज्ञता
सर्वद्रष्टा, विवेकशील तथा आत्मज्ञानी दार्शनिक शासक को प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर निर्बाध रूप से सौंप देना चाहता है। वह श्रेष्ठ मल्लाह के नेतृत्व में आदर्श राज्य की नौका आंधी और तूफान के झोंकों से बचती हुई अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएगी। प्लेटो को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि वह दार्शनिक शासक के कार्य में किंचित मात्र भी व्यवधान उपस्थित किया जाए। इसलिए इस महाशक्तिमान द्वारा शासित आदर्श राज्य में प्लेटो ने कानून को भी कोई स्थान नहीं दिया है। धन्यवाद।